हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछली क्लास में हम पढ़े थे बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, और हम पढ़े थे टाइप ऑफ लाइन और कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्चार्ज, एवरेज वेलोसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन। कल आएगा बर्नौली समीकरण से रिलेटेड टॉपिक और चैप्टर द एंड हो जाएगा, समझिएगा आराम से। अभी हम क्या पढ़ेंगे? डिस्चार्ज। क्या पढ़ेंगे? डिस्चार्ज। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? डिस्चार्ज। इसका एक और नाम है रेट ऑफ फ्लो। क्या है? रेट ऑफ फ्लो। यानी डिस्चार्ज मतलब होता है विसर्जन। क्या है? विसर्जन। और रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है? प्रवाह की दर। ठीक है, प्रवाह की दर। ठीक है, अब हम आज के बाद कभी रेट ऑफ फ्लो बताएंगे नहीं, हम बस क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज बोलेंगे, विसर्जन बोलेंगे। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल क्यू को, क्यू से। डिस्चार्ज को कैसे डिनोट करता है? कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है कि किसी नाली या पाइप के काट में से इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को डिस्चार्ज कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी पाइप या नाली के अनुप्रस्थ काट में से इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे माना इकाई समय कितना हो गया? टी, तथा पाइप से गुजरने वाले इकाई समय में टी समय में गुजरने वाला द्रव का आयतन भी है, तो द्रव का आयतन क्या है मेरे लाल? भी है, तो डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है? भी अपान में टी होता है। चलिए, माना नहीं समझ आया, हम जानते हैं आया होगा। समझिएगा, एक कोई पाइप है, यहाँ से क्या गुजरेगा? पानी गुजरेगा। ठीक है भाई, अब पाइप के नीचे अपना एक बर्तन लगा दीजिए। पाइप के नीचे क्या लगा दीजिए? बर्तन लगा दीजिए। और पाइप में से जब पानी आना शुरू होता है, इसमें गिरना, पाइप में जैसे ही पानी गिरना शुरू हो, नोट कर लीजिए टाइम। भाई नोट करिए, पानी इतना आया, पानी समय के अनुसार क्या जाएगा? बढ़ता हुआ जाएगा, समय के अनुसार बढ़ता हुआ जाएगा। यहीं आया, रोक दीजिए, पानी रोक दीजिए। समय देख लिए कि 10 मिनट। क्या देख लिए मेरे लास्ट? समय 10 मिनट। फिर इसका वॉल्यूम मापेंगे कि भाई कितना आयतन है, तो वॉल्यूम माप लिए कितना? 20 लीटर। क्या माप लिए हम? 20 लीटर। 20 लीटर पानी इकट्ठा हुआ है। हम पूछेंगे मेरे लाल डिस्चार्ज क्या हुआ? कहेंगे गुरुजी डिस्चार्ज तो बहुत आसान है, वॉल्यूम अपान में टाइम, है ना? तो क्या हो जाएगा? 20 अपान में 10, यानी कि हो जाएगा Q इक्वल टू 2 लीटर पर मिनट। क्या हो जाएगा आपका? 2 लीटर पर मिनट क्या हो जाएगा? इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत आसान है। लेकिन हम देखिए, आपका डिस्चार्ज बहुत जगह यूज होगा, लेकिन कहीं भी हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। इसके जगह हम दूसरा फार्मूला का बनाएंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला? अब जानते होंगे, आप इस बात को जानते हैं कि वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपान में वॉल्यूम। भाई आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आप हमसे शुरू से चैप्टर पढ़ते हुए आए होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वेट अपान में वेट डेंसिटी। वेट अपान में वेट डेंसिटी, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वेट अपान में वेट डेंसिटी को हम रोजी से दिखाते हैं, है कि नहीं? वेट डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है मेरे लाल? रोजी होता है, सबको पता है। तो भी इक्वल टू इतना होता है। अब इसको रखिए इसमें, जैसे ही भी के जगह इसको रखेंगे तो डिस्चार्ज क्या मिलेगा? डब्लू अपान में रो जी। डब्लू अपान में रो जी किसके जगह हो गया? भी के। और टी तो है ही है, टी क्या है आपके पास? है ही। यानी कि अब आपको वॉल्यूम ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो पानी गिर रहा था उसकी क्या ज्ञात करने की जरूरत है? अब ज्ञात करेंगे हम वेट। क्या ज्ञात करेंगे? वेट ज्ञात करेंगे, है ना? जो भी द्रव गिर रहा है उसका घनत्व तो हमको पता रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण पता है, टाइम हम देख लेंगे। फिर भी अभी आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? वेट ज्ञात करना। हम इंजीनियर, हम क्या करते हैं? एकदम सिंपल कोशिश करते हैं भाई, एकदम इसको आसान तरीके से ज्ञात करें, है ना? चलिए इसको तोड़ते हैं मेरे लाल। Q इक्वल टू क्या है? V इंटू टी। V क्या है? वॉल्यूम है। V क्या है आपका? वॉल्यूम। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की जगह क्या रख सकते हैं हम? एरिया इंटू लेंथ। आयतन यही बना, आयतन में कितने यूनिट होते हैं? 3 यूनिट होते हैं, तो एरिया में 2 यूनिट, लेंथ अपान में क्या हो जाएगा? टाइम। यही तो है।
बस इसको तोड़ मरोड़ दिए, इसको तोड़ दिया, वॉल्यूम को तोड़ दिया। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, एरिया को हम लिखेंगे A और लेंथ अपान में टाइम, वेग, क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका V, क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा। तो Q इक्वल टू V, इसी जगह इसी फार्मूले का क्या करेंगे भाई, मैं हर जगह इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। Q इक्वल टू AV, Q इक्वल टू AV। अब क्या करना, अब देखिए अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। कहीं से पानी है ना, कहीं से पाइप भरा है, अब इसका बस क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात कर लीजिए और वेलोसिटी ज्ञात कर लीजिए। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात कर लीजिए, वेलोसिटी ज्ञात कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा डिस्चार्ज। अब बर्तन रख करके आयतन मापना, घड़ी में टाइम देखना, बर्तन रख करके उसका वेट ज्ञात करना, उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात तो पता रहता है, उसका घनत्व ज्ञात करने वाला तामझाम खत्म। क्या करिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्ञात करिए और वेलोसिटी ज्ञात करके क्या दे देना है, गुणा कर देना है, डिस्चार्ज निकल जाएगा। आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा। अब हम देखेंगे वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। देखिए यहाँ ए क्या है भाई, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेकिन वी क्या है, इसे कहते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसी का एक नाम है क्या, मीन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, यानी औसत वेग और माध्य वेग। ठीक है, भी को क्या कहते हैं हम लोग, औसत वेग और माध्य वेग। इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल भी से। किससे, स्मॉल भी से। अब ध्यान दीजिएगा, औसत वेग और माध्य वेग किसे कहते हैं। एक क्या है, पाइप है, एक क्या है, पाइप। अब सिंपल से समझिए, अब नहर में जाइए, आप नहर में जाइएगा, नहीं जाएंगे, ठंडी का दिन है, सोचिए एक्सपेरिमेंट करने आपको नहर में जाना पड़े, आपको नदी में जाना पड़े। उसमें क्या होता है, नहरें नदियाँ में पानी बहती है, बह रहा है, बहने दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि जो नहर और नदी के ऊपर का सरफेस के जो पानी है वो तेज़ी से बह रहा है। ऊपर वाला पानी क्या है, तेज़ी से बह रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे देखेंगे नीचे वाले पानी ने धीरे धीरे बह रहा है। इसका रीजन क्या है, विस्कोसिटी। इसका रीजन क्या है, विस्कोसिटी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि नहर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में, नहर तो सब लोग देखे होंगे भाई, ए नहर है, ए क्या है, ए जमीन है, ए क्या है आपका, जमीन है, और इसी के ऊपर क्या है, पानी है, इसी के ऊपर क्या है भाई, पानी है, इसी के ऊपर क्या है, पानी। ठीक है ना, इसी के ऊपर क्या है, पानी है। अब देखिए ए वाला पानी का लेयर, ए वाला पानी का लेयर एकदम इससे सटा हुआ है, किससे, एकदम जमीन से सटा हुआ है। तो जमीन और पानी के बीच घर्षण लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना, जमीन और पानी के बीच घर्षण लगेगा। और क्या है कि देखिए इन दोनों सभी परतों को आपस में भी तो घर्षण लगेगा, सभी परत आपस में भी क्या करेंगे, घर्षण देंगे, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। पानी के घर्षण को विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है ना, जितना नीचे जाते जाते हैं प्रेशर भी पड़ता है, उतना जितने नीचे जाएंगे उतने नीचे वेलोसिटी कम होती जाएगी। और ऊपर वाला तो फ्री है, ऊपर वाले वेलोसिटी एकदम तेज़ी से चले जाएंगे, है ना। यानी ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा जाती है, जैसे हम नीचे आते हैं वेलोसिटी क्या होती जाती है, देखिए वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखिए एकदम कम हो गए, है ना। वेलोसिटी देख रहे हैं कैसे ग्राफ बना है, ऐसा। देखिए पाइप में क्या है भाई, पाइप चारों तरफ से क्या होता है, पाइप चारों तरफ से, यहाँ तो नीचे ही मतलब ज़मीन नीचे ही था, लेकिन पाइप में जो फिक्स वाला है वो पूरे पाइप के चारों तरफ, पाइप तो साथ साथ नहीं चल रहा है, जैसे ज़मीनें नहीं साथ साथ चल रही थी वैसे पाइप भी तो साथ साथ नहीं चलता है। यानी जो पाइप है ना वो चारों तरफ है। पाइप क्या है भाई, चारों तरफ। आपको बस ऊपर नीचे दिख रहा है, आपको बस ऊपर और नीचे दिख रहा है, लेकिन पाइप क्या है, चारों तरफ। यानी इसमें जो पाइप के अंदर जो पानी है वो चारों तरफ पाइप से कांटेक्ट कर रहा है। कांटेक्ट कहाँ कर रहा है भाई, पानी जो है वो चारों तरफ पाइप से कांटेक्ट कर रहा है। यानी पाइप के किनारे किनारे क्या होता है, वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि पाइप और पानी के बीच घर्षण के कारण। तो पाइप के चारों तरफ जो रहेगा वेलोसिटी कम रहेगा, और जैसे जैसे पाइप के सेंटर में आएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ध्यान दीजिए कैसे हम बना रहे हैं आपको, देखिए ऐसे पाइप के क्या रहेगा, यहाँ तो जीरो, एकदम जहाँ पाइप सटेगा पाइप के मतलब जहाँ पाइप वाला सरफेस है वहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, v इक्वल टू जीरो। यानी कह सकते हैं यहाँ v क्या है, मिनिमम है।
और जैसे सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी का मान क्या होता जाता है मेरे लाल, बढ़ता जाता है। ऐसे नहीं बढ़ता है, पैराबोला में बढ़ता है। जैसे जैसे जाते हैं क्या होता जाता है, वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है। और पाइप के सेंटर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पाइप के सेंटर में वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हुआ है कि भाई ले क्या, मिनिमम ले कि मैक्सिमम ले, समस्या है। तो ना मिनिमम लेते हैं ना मैक्सिमम लेते हैं, इसका क्या लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, एवरेज लेते हैं। देखिए यहीं कहीं ले लेंगे हम क्या, एवरेज वेलोसिटी। चीज़ें समझ आ रही, क्या ले लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग VAVG। लेकिन हम भी से लिख लिख कर काम चला दे रहे हैं, है ना। यानी Q = A भी लिखना है, मतलब भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सारा चीज़ आपको नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, आप सेम लैंग्वेज को नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब किसी पाइप में पानी द्रव, जब किसी पाइप में द्रव बहता है तो पाइप और द्रव के बीच घर्षण लगता है, तथा द्रव और द्रव के भी बीच घर्षण लगता है, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। द्रव और द्रव के बीच घर्षण लगता है, जिसके कारण पाइप के किनारे पर वेलोसिटी कम हो जाती है, तथा केंद्र की तरफ वेलोसिटी अधिक हो जाती है। केंद्र पर सबसे अधिक रहता है और पाइप पर सबसे वेलोसिटी क्या रहता है, मिनिमम रहता है। कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए हम इन दोनों के एवरेज लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, इतना आपका क्या हो गया, खत्म हुआ डिस्चार्ज और एवरेज वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे आज का, मतलब कि इस चैप्टर का सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना। इम्पोर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन सेकेंड इम्पोर्टेंट क्या है भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक है भाई, यानी सत्यता समीकरण। क्या है मेरे लाल, सत्यता समीकरण। ठीक है, सत्यता समीकरण देखिएगा क्या है आपका सत्यता समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब क्या है सत्यता समीकरण, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई अशान्य तथा असंपीड्य द्रव असमान काट वाली नली से गुजरती है तो प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, समान होता है। हम बताए थे, क्या बोल रहे हैं, सुनिए। जब अशान्य तथा असंपीड्य द्रव असमान काट वाली नली के एक सिरे से दूसरे सिरे पर गुजरती है, तो प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। ध्यान रखिएगा, द्रव का भार समान होता है। इसी आधार पर क्या था आपका, प्रवाह में मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत था ना। द्रव का भार समान, वहाँ था द्रव्यमान समान होता। मेरे भाई द्रव्यमान भार में ज़्यादा अंतर नहीं, बस द्रव्यमान में जी से गुणा ही तो करना है, भार हो जाएगा। तो जी को हम कभी भी हटा भी सकते हैं, ठीक है। द्रव का भार क्या होता है, समान होता है ना। ठीक है, चलिए, है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोल रहे हैं। जब कोई अशान्य तथा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई अशान्य तथा असंपीड्य द्रव, ध्यान देखिए सुनिएगा, द्रव किसी असमान काट वाले पाइप से गुजरते हैं तो किसी निश्चित समय में प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है भाई, समान होता है। समझिए इसको, अभी हम समझाते हैं। अशान्य मतलब नॉन विस्कस, यानी ऐसा द्रव जिसमें विस्कोसिटी नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा द्रव नहीं है जिसके अंदर विस्कोसिटी न हो, यानी आपस में थोड़ा थोड़ा वो घर्षण देगा, विस्कोसिटी देगा, लेकिन जिस द्रव की विस्कोसिटी एकदम कम होती है उसे हम मान लेते हैं क्या, नॉन विस्कस है। ठीक है, तो जब कोई असंपीड्य यानी जिसको दबाया न जा सके, असंपीड्य जानते हैं। असमान काट वाली नली से गुजरती है। असमान काट मतलब देखिए, यहाँ के काट के क्या है भाई, यहाँ की काट की एरिया कुछ और है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे यहाँ की काट की एरिया कुछ और है। जी समझ रहे हैं, असमान काट वाली, है ना। ठीक है, यहाँ के काट के हम कह देंगे 1-1, यहाँ के काट के कह देंगे 2-2। आपके बुक में ऐसे बनाया होगा, हमको थोड़ा थोड़ा याद है भाई, आपके बुक में ऐसे बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लीजिए।
यहाँ भी तो काटे आसमान हैं, बात तो वही हुआ है ना। अब हम बुक की तरह तो छापेंगे नहीं, ठीक है। आसान असंपीड असमान काट, तीनों समझ आ गया। जब कोई आसान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाली नली से गुजरती है तो किसी निश्चित समय में प्रत्येक काट, यहाँ हम 2 ही काट लिए हैं, 3 4 ले सकते हैं। प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, समान होता है, ठीक है। माना किसी असमान काट वाली नली, चित्र में दिखाया गया है, किसी असमान काट वाली नली से कोई द्रव गुजर रहा है जिसका घनत्व क्या है, रो है। काट 1 का एरिया, काट 1 रो है, काट 1 का एरिया A1, काट 1 पर वेलोसिटी V तथा काट 2 का एरिया A2 तथा वेलोसिटी V2, इसका वेलोसिटी V1 हो तो काट 1 से प्रति सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे लाल, प्रति सेकंड काट 1 से गुजरने वाले द्रव का भार, गुजरने वाले द्रव का भार क्या हो जाएगा, ρ1 है ना, G(A1) V1। देखिए ρ1 को ρ1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ रो लिखेंगे, क्योंकि असंपीड द्रव है ना, तो पूरे नली में वो द्रव दबने वाला नहीं है, तो उसका घनत्व तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है भाई। फिर लिखेंगे प्रति सेकेंड काट 2 से गुजरने वाले द्रव का भार ρG(A2) V2। हम जानते हैं कि सत्यता समीकरण के अनुसार प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है, अतः ρG(A1) V1 इक्वल टू ρG(A2) V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और भी लिख सकते हैं A3 V3, मतलब A3 V3 A4 V4 बहुत लिख सकते हैं, हम 2 ही लिए हैं, 2 ही लिखे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रोजी कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। मेरे लाल क्या मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। यही आपका इक्वेशन है मित्रों, ठीक है। यही देखिएगा, यही यदि आसान द्रव तथा असंपीड द्रव न हो, यानी इसके अंदर कैसा द्रव हो, संपीड द्रव, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा ρ1 A1 V1, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या होगा, द्रव जहाँ जाएगा, मतलब कि फ्लूइड जहाँ जाएगा वहाँ उसके घनत्व तो चेंज हो जाएगा, तो ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको जानना ही नहीं, इसका आपके सिलेबस में इसका यूज ही नहीं है, यही आपको जानना क्या है भाई, कि जब कोई आसान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाले नली से गुजरता है तो किसी निश्चित समय में प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है मेरे लाल, समान होता है। समान हो गया। अब देखिएगा हम क्या लिखे हैं, द्रव के भार को यहाँ समान लिखे हैं, यहाँ इक्वेशन के अनुसार, थियरी के अनुसार। लेकिन हम देख लें द्रव के भार कैसे है, ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। आपका यही हो गया, सत्यता समीकरण क्या हो गया भाई, यही आपका हो गया। लेकिन कुछ समझिएगा, हम क्या लिख रहे हैं कि प्रति सेकेंड काट से गुजरने वाले द्रव का भार, क्या लिख रहे हैं, प्रति सेकेंड काट 1 से गुजरने वाले द्रव का भार ρG(AB), यानी ρG(AB) आपका भार कैसे है प्रति सेकेंड, इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए भाई पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, प्रति सेकेंड गुजरने वाले द्रव का भार ρG(AB), लेकिन पता नहीं चलता है भाई प्रति सेकेंड भार कैसे है ये। चलिए इसको देखते हैं। देखिए वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान में वॉल्यूम। यहाँ से वेट यदि हम निकाल लें, यहाँ से हम वेट निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा। वेट डेंसिटी को लिख सकते हैं आप ρG इंटू वॉल्यूम, है ना, ρG इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब इसका यूनिट लिखिए, ρG इंटू वॉल्यूम का यूनिट लिखिए। ये भार है ना, ये क्या है भाई, भार है, तो रो का भार किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जी का भार मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और भी का भार यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति, इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, भी का यूनिट मीटर क्यूब। इसी तरह इसका यूनिट लिखिए आप, क्या लिखेंगे, किलोग्राम
मीटर प्रति क्यू, इसका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का यूनिट एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर अपान में सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए क्या है, भार का यूनिट है, ए क्या है आपके भार का यूनिट। इसी तरह इसमें देखिए ए वाले किसका यूनिट है, देखिए भार का यूनिट। देखिए किलोग्राम प्रति मीटर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो सेम दिख रहा है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेम दिख रहा है। यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर मीटर मिलकर मीटर क्यू बन गया, तो ए भार, लेकिन देखिए इसमें डिवाइड किए किससे, सेकेंड से। यानी ये क्या है आपका, जब यूनिट देखते हैं तब हमको पता चलता है कि मेरे लाल ये भार प्रति सेकेंड है। चीज़ें क्लियर हुई, क्या है वो, भार प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी सततता समीकरण। क्या हम देखें अभी हम सततता समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लिमिटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या होता है समझिएगा, है ना। लिमिटेशन मतलब कि इसके बाहर नहीं काम करना है। लिमिटेशन ऑफ सततता समीकरण, यानी कहा जाता है ना कि लिमिट में रहिए, यानी इसके बाहर वो काम नहीं कर सकता। लिमिटेशन क्या है, तो पहला लिमिटेशन है कि जो द्रव होना चाहिए वो अश्यान होना चाहिए भाई। दूसरा असंपीड्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए। तीसरा लिमिटेशन क्या है कि द्रव को बाहर नहीं निकालना है, बाहर निकालने या अंदर डालने का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन इसका मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा ना हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, द्रव बह रहा है। देखिए आसान तथा असंपीड्य तो समझ आ रहा है। ऐसा ना हो यहाँ से द्रव बह रहा है मेरे लाल, तो बीच में नली डाल करके कुछ पानी निकाल लीजिए, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि द्रव यहाँ से बह रहा है तो पानी डाल करके कुछ द्रव अंदर घुसा दीजिए, है कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। वही कह रहा है कि द्रव के अंदर बाहर निकालने द्रव को बाहर निकालने या अंदर डालने का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं बीच में आप अपना दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, लिमिटेशन हो जाएंगे, हो जाएगा लिमिटेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है कि भाई इसका यूज़ कहाँ करना है, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन कहाँ इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला यूज़ हम करेंगे मेरे लाल पंप और टरबाइन में, पंप और टरबाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। किस में करेंगे भाई, पंप और टरबाइन में जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा किसका यूज़ करेंगे हम, सततता समीकरण का, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए। तीसरा हम इसका यूज करेंगे डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, डिस्चार्ज। मेरे लाल बर्नौली समीकरण में ये भी आया ही था, इक्वेशन में आया था ये भी, और ए भी इक्वल टू क्यू होता ही है कि नहीं है। ए भी इक्वल टू क्या होता है, क्यू होता है। तो क्या है कि हाँ, डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बताइए, बर्नौली समीकरण का, ठीक है। ठीक है भाई। चौथा है आपका क्या, बर्नौली समीकरण में कहाँ यूज करेंगे, बर्नौली समीकरण में भी किसका यूज करेंगे, सततता समीकरण का। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा ओरफिश के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। भाई ओरफिश जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम, ओरफिश। तो ओरफिश पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्रॉब्लम मतलब कि ऐसा नहीं कि समस्या आने वाला है,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, है ना। जहाँ भी प्रॉब्लम लिखा है ना टरबाइन के प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं कि टरबाइन और पंप में प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नट खुल गया तो जाएंगे सततता समीकरण लेके, चलो भाई सततता समीकरण नट से क्या कर, नट को जोड़ दो, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम मतलब क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इक्वेशन वगैरह, ठीक है ना। बर्नौली समीकरण के प्रॉब्लम में, इक्वेशन में, और फिर का प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशन में के सॉल्व करने के लिए, और फिर के इक्वेशन या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन का। किसका लेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो ये था आपका लिमिटेशन, ये है एप्लीकेशन। मेरे लाल ये आते हैं ए के आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं जो सारे आते हैं, जैसे कि जब ए वाला हम चैप्टर किए थे फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, उसमें आता है क्या, लाइन, जितने भी लाइनें पढ़ाए हैं वो आता है। हाँ, उसके बाद जितना भी हम पढ़ाए हैं इक्वेशन, टाइप ऑफ फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल, लेमिनार, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, उसके बाद स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन, सारे आते हैं। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं डिस्चार्ज भी आता है, एवरेज वेलोसिटी भी आता है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन, सततता समीकरण आता ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि सततता समीकरण ही आता है, वो आता है क्वेश्चन ऐसा कि सततता समीकरण लिखिए, इतना ही लिखना है। वो क्या आता है कि सततता समीकरण लिखिए तथा इसके लिमिटेशन और अनुप्रयोग लिखिए, एकदम एजिट क्वेश्चन आता है कि सततता समीकरण लिखिए और उसके एप्लीकेशन तथा अनुप्रयोग लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एनर्जी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, कुछ एनर्जी पढ़ेंगे, प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। तो 3 तरह का हम एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम बर्नौली समीकरण पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, आसानी से चैप्टर द एंड करेंगे। चैप्टर हम कह दें पूरे, हम बुक को आसानी से एंड कर देंगे, तो कहना कोई गलत नहीं होगा, पूरे बुक को ही क्या करेंगे, हम आसानी से एंड करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हम प्रॉमिस किए थे आपके सिलेबस ख़त्म करना है, तो हम कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं करना है अब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। हाँ, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड लक।